24 दिसंबर वर्ष 1999 एक विमान काठमांडू से दिल्ली आना था, लेकिन टेक ऑफ में थोड़ा समय था। यात्री वहीं बैठकर इंतजार कर रहे थे टेक ऑफ का। काठमांडू एयरपोर्ट पर हल्की हल्की ठंड थी। लोगों ने ठंड से बचने के लिए जैकेट पहनी हुई थी। हाथ में एक बैग था जिसमें रोजमर्रा का सामान था। घर लौटने की जल्दी में थे। किसी को दिल्ली पहुंचना था, किसी को परिवार से मिलना था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 शांत खड़ी थी। सफेद रंग का एयरबस जिस पर इंडियन एयरलाइंस लिखा था, एक भरोसे का नाम। वहीं सभी यात्री जब इंतजार कर रहे थे तो उन्हीं में से 5 यात्री, जिन पर किसी को कोई शक नहीं, साधारण कपड़े, चेहरे पर कोई भाव नहीं, उनके हाथों में भी छोटे छोटे बैग, लेकिन उन्हीं बैगों में मौत थी। काठमांडू एयरपोर्ट पर उस समय सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ करता था। न केवल काठमांडू में, और भी बहुत से एयरपोर्ट ऐसे थे, उस समय इतना सुरक्षा नहीं हुआ करती थी। न ही विमान में कॉकपिट में कोई गेट हुआ करता था, यानी पायलट के कॉकपिट में कोई भी यात्री आ जा सकता था। यहाँ कोई आधुनिक मशीन भी उस समय नहीं थी कि कैसे किसी हथियार के बारे में पता लगा सके। लोग अंदर घुसे, वे आतंकवादी भी अंदर घुस जाते हैं। किसी ने कुछ नहीं पूछा, बैग में क्या है, उनके मन में क्या है, किसी को कुछ भी पता नहीं था। अब करीब 4:30 बजे का समय था, शाम के। तभी ये विमान वहां से टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करते समय एक अनाउंसमेंट होती है कि सभी यात्री अपनी अपनी सीट पहन लें, सीट बेल्ट लगा लें, क्योंकि ये टेक ऑफ करने वाला है। सभी लोग अपनी सीट बेल्ट लगा लेते हैं और कुछ ही समय में विमान आसमान में चला जाता है। प्यारे साथियों, आसमान में जाने के बाद फिर से अनाउंसमेंट होता है कि अब सभी यात्री अपने सीट बेल्ट हटा सकते हैं। अब समय वो आ गया था जब विमान नेपाल से भारत की सीमा में एंटर करने वाला था। जैसे ही भारत की सीमा में एंटर करता है, एक आदमी सीट से उठा, फिर दूसरा उठा, फिर तीसरा उठा। धीरे धीरे 5 लोग खड़े हो जाते हैं। एक ने एयर होस्टेस के बालों को पकड़ लिया, दूसरा सीधे कॉकपिट की ओर दौड़ा और दरवाजा खुला हुआ करता था जैसा कि मैंने आपको बताया, और पायलट की गर्दन पर जाकर के चाकू रख देता है। आवाज धीमी थी, लेकिन मतलब बहुत भारी था। एक आतंकवादी कहता है, प्लेन को लाहौर ले जाना है, वरना यहीं सबको मार दूंगा। कॉकपिट में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये बात बहुत छोटी थी, लेकिन मायने बहुत बड़े थे। पायलट के हाथ कांप रहे थे। रेडियो पर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आतंकवादियों ने मना कर दिया और कहा कि अगर कोड सिग्नल आपने दिया, यानी अगर इस पायलट ने, तूने कोई भी कोड सिग्नल दिया, तो सबसे पहले तुझे ही मारेंगे। और आतंकवादियों के हाथ में, किसी के हाथ में ग्रेनेड, किसी के हाथ में चाकू, किसी के हाथ में बंदूक थी। पीछे कैबिन में लोग समझ गए थे कि ये कोई मूवी की शूटिंग नहीं चल रही है, यहाँ कुछ बहुत बड़ा जो है होने वाला है। उन्हें पता लग गया था कि इस विमान को हाईजैक कर लिया गया है। वहीं एक माँ का छोटा बच्चा रोने लगा, जोर जोर से आवाज कर रहा था। उसकी माँ को पता लग गया था कि इस बच्चे को तो कुछ नहीं पता, लेकिन विमान हाईजैक हो चुका है। दूसरी ओर से आतंकवादी चिल्लाता है कि इसको शांत कर। तभी माँ उसके चेहरे पर जोर से हाथ रखती है और चुप होने की कहती है। माहौल बहुत भयानक। अब आतंकवादियों ने ऐलान किया कि अब ये अल्लाह फ्लाइट है। अब पायलट ने भी कुछ सूझबूझ से एक काम करने की कोशिश की। उसने कहा, इस विमान में इतना ईंधन नहीं है कि इसे पाकिस्तान तक ले जाया जा सके, इसलिए पहले इसमें ईंधन भरवाया जाएगा, तभी ये पाकिस्तान की तरफ जा सकता है, अन्यथा ये बीच में ही ब्लास्ट हो जाएगा, बीच में ही गिर जाएगा। आतंकवादी सोचते हैं कि भाई ये जो पायलट है वो तेजी दिखा रहा है, झूठ बोल रहा है। वो कहते हैं नहीं, कोई बात नहीं, आप लाहौर की तरफ लेके चलो इसे। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करता है उससे। पायलट के बाद में वो मान जाता है। वो कहता है ठीक है, कहाँ इसको लैंड करना है। वो कहता है कि अमृतसर आप लैंड करा लीजिए, और यहाँ फ्यूल भरने के बाद फिर दोबारा से आप जहाँ ले जाना चाहेंगे वहाँ ले जाइएगा। तो अमृतसर में इसको लैंड किया जाता है। इस विमान में 176 यात्री यात्री मौजूद थे, साथ ही साथ क्रू मेंबर अलग थे। सभी यात्रियों के साथ इसको लैंड करवाया जाता है अमृतसर एयरपोर्ट पर। जब ये अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरता है, भारत में पता लग गया था सभी को, सभी सरकार के सभी उन चुनिंदा अधिकारियों को भी पता लग गया था, है ना? सभी ने जो है कोशिश की उसे रोकने की। दिल्ली NSG कमांडो के पास कॉल की जाती है। NSG कमांडो दिल्ली से रवाना होते हैं। लेकिन रवाना होने से पहले ही आतंकवादियों को शक हो जाता है कि यहाँ पर
कहीं न कहीं हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो आतंकवादी कहते हैं फटाफट से जल्दी से इस प्लेन के अंदर फ्यूल भरो, ईंधन भरो अन्यथा मैं एक-एक करके सभी को मार देंगे हम। लेकिन फिर भी कोशिश ये की जाती है कि इन आतंकवादियों को यहाँ कुछ और समय के लिए रोका जा सके। आतंकवादी समझ गए थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पीछे से जो है चाकू निकाला और एक रुपिन कटियाल नाम का एक व्यक्ति था, उसको जो है उस चाकू से गोद डाला, मार डाला। और आतंकवादियों ने कहा कि हम मजाक नहीं कर रहे हैं, तुम मजाक समझ रहे हो इस बात को। आखिरकार विमान को वहां से जाने दिया गया। विमान में ईंधन भराया और उसे आगे की तरफ ले जाया गया क्योंकि आतंकवादियों को पता लग गया था कि वहां से कुछ गाड़ियां एयरपोर्ट पर घूमती हुई नजर आ रही थी, जो कि नॉर्मल रूटीन में वो नहीं घूमती हैं। तो आतंकवादियों को लग रहा था कि कुछ ना कुछ प्लानिंग हो रही है हमारे खिलाफ। तो आतंकवादी वहां से लेकर के उसे उड़ जाते हैं। अब विमान का रुख लाहौर की तरफ यानी पाकिस्तान की तरफ कर दिया जाता है और पाकिस्तान एटीसी से यानी लाहौर एटीसी से संपर्क साधा जाता है और कहा जाता है कि हम इस विमान को लाहौर की तरफ रोकना या लाहौर में लैंड करना चाहते हैं, लाहौर एयरपोर्ट पर। लेकिन वहां की एसीटी एटीसी मना कर देती है कि हम जो है वो यहाँ लैंड नहीं करने देंगे क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो विमान हाईजैक किया गया था इसमें जो आतंकवादी थे वो सभी पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान नहीं चाहता था कि सीधा सीधा हमारा नाम आए। तो वो अपने जो एयरपोर्ट था उसकी लाइट बंद कर देता है, मना कर देता है कि यहाँ लैंड आप नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि भारत ने भी कहा था कि आप लैंड करवा लो उसमें, ईंधन मत डालना, ऐसी कोशिश की गई। फिर जो है रिक्वेस्ट की गई आतंकवादियों के द्वारा और विमान का जो पायलट था उसके द्वारा भी रिक्वेस्ट की गई कि आप यहाँ नहीं उतरने देंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, इसमें ईंधन कम है। तो बार-बार रिक्वेस्ट करने पर उसे लाहौर में लैंड करवा दिया जाता है। इसके बाद करीब 30 मिनट 30 से 40 मिनट उसे वहाँ रखा जाता है। इसी बीच उसमें ईंधन भर दिया गया था। जबकि भारत सरकार ने मना किया था कि इसमें ईंधन मत भरना। लेकिन फिर भी पाकिस्तान उसमें ईंधन भर देता है। कोई कमांडो नहीं थे, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जैसे कि सब कुछ पहले से तय हुआ। अब रुख होता है दुबई की तरफ। अब ये जो विमान है वो दुबई की तरफ जाता है और दुबई एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश करता है, वहाँ के एटीसी से संपर्क साधता है। एटीसी के लोग कहते हैं ठीक है, विमान उतार लो लेकिन यहाँ पर हम कोई भी ऐसी जो है कमांडो एक्टिविटी नहीं होने देंगे। सिर्फ उन्होंने रिक्वेस्ट की और कहा भारत ने भी रिक्वेस्ट की, दुबई से कहा कि यार कुछ तो ऐसा करो कि जो ये आतंकवादी हैं वो रुक सकें। लेकिन बाद में बार-बार कॉल करने के बाद आतंकवादियों से भी बात की और दुबई सरकार से भी बात की। तो लास्ट में जो है कुछ महिलाओं को और छोटे बच्चों को उसमें से उतार लिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 176 यात्री इसमें मौजूद थे, इसके अलावा कुछ क्रू मेंबर थे। इनमें से 27 लोगों को वहां से उतार लिया गया और इसी में रुपीन कटियाल जिसको चाकू से मारा गया था, वो भी पूरी तरीके से मर चुका था। उसकी लाश को भी नीचे उतार दिया गया। फिर उसके बाद विमान आखिरी बार फिर से जो है टेक ऑफ करता है अफगानिस्तान की तरफ, कांधार एयरपोर्ट पर, जहां तालिबान का इलाका था, तालिबान शासन था, वहां पहुंचता है। कांधार एयरपोर्ट पर हथियारबंद तालिबानी खड़े थे, लेकिन उनकी बंदूकें आतंकवादियों की तरफ नहीं थी। विमान को घेर लिया गया। यात्रियों को नहीं, अपहरणकर्ताओं को सुरक्षा दी गई और फिर मांग की गई भारत सरकार से। कई मांग थी, कई आतंकवादियों को छुड़ाने की मांग, कुछ पैसे मांगे गए। धीरे-धीरे वो मांगें पूरी भी की गई, मैं एक-एक करके सारी बात बताऊँ। लेकिन मांग बाद में बताऊँगा, पहले मैं आपको और बताता हूँ कि होता क्या है। पहली रात होती, पहली रात में फ़ोन किया जाता है भारत की तरफ। अपनी माँगें मानने के लिए कोशिश की जाती है कि भारत सरकार हमारी माँग पूरी करे, लेकिन पहले दिन कुछ नहीं होता। लेकिन वो पल उन यात्रियों के लिए कैसा हो सकता है जो उसमें बंधक थे। न केवल 1 दिन, लगातार करीब 7 से 8 दिन तक वो उस एयरपोर्ट पर कांधार एयरपोर्ट पर रुके रहे। उनको फ्रेश होने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। पीने के लिए पानी, बहुत थोड़ा-सा पानी। खाने के लिए बस थोड़ा-बहुत कुछ दे दिया जाता था, अन्यथा उनको केवल धमकाया जाता था। उनके सामने ऐसी-ऐसी बातें की जाती थी कि वो मानसिक रूप से तो लगातार मर ही रहे थे। बार-बार कहा जाता, पहले दिन सब कुछ थोड़ा बहुत जो है
उनको डाँटा गया, लेकिन दूसरे दिन उन पर और ज़्यादा अत्याचार किया गया और आतंकवादी कहते थे कि इंडिया टाइम वेस्ट कर रहा है और इंडिया इसी तरह से टाइम वेस्ट करता रहा तो तुम एक-एक करके सारे मारे जाओगे। फिर दूसरा दिन होता है। फिर एक आतंकवादी आता है, कहता है कि मुझे लगता है कि भारत को फिर एक बॉडी चाहिए। मुझे लगता है फिर एक बॉडी देनी पड़ेगी। यात्री सब ये बात सुन रहे थे। हर शब्द दिल में छुरी की तरह उतर रहा था। तीसरा दिन होता है, एक बूढ़ा आदमी जिसकी तबीयत खराब हो जाती है, कि साँस उखड़ने लगती है, लोगों से मदद माँगता है। लेकिन कौन मदद करता? आतंकवादियों से कहा जाता है कि इसको प्लीज़ दवा दे दीजिए, लेकिन वो फिर से उसको धमका देते हैं। फिर बार-बार रिक्वेस्ट की जाती है तो उस बुजुर्ग आदमी को एक गोली दी जाती है, दवा खाने के लिए दी जाती है। लेकिन उन आतंकवादियों को भरोसा था कि भारत झुकेगा। तालिबान के लोग जो कि हाथ में AK-47 जैसे हथियार लेकर के खड़े हुए थे, बार-बार चारों तरफ घूमते, जिन्हें वो सभी यात्री देख रहे थे। वो घबराए हुए थे सभी यात्री। लेकिन यात्रियों को अब कोई उम्मीद नहीं थी, कहीं से कोई मदद मिलने की। आतंकवादी क्या चाहते थे? मैं अब इस बात पर आता हूँ। आतंकवादियों की कई सारी माँग थी, जैसे उन्होंने बहुत सारे रुपए भी माँगे, पैसे और ये सारे पैसे जो रुपए माँगे गए, वो डॉलर में माँगे गए थे। लेकिन आधिकारिक तौर पे इनकी कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन जो इनकी मुख्य माँगें थी, वो थी आतंकवादियों को लेकर। कई जगह मैं इन आर्टिकल्स को तैयार कर रहा था, उसमें बताया गया कि 137 के करीब कुछ आतंकवादी थे जिनको जेल से छुड़ाने की बात की गई थी, जो भारत की जेल में बंद थे। फिर धीरे-धीरे मैंने बहुत सारी रिसर्च की तो बाद में ये पाया कि उनका उद्देश्य सबसे बड़ा उद्देश्य था मसूद अज़हर को जो है वो छुड़ाना। तो लास्ट में आते-आते बातें हुई भारत सरकार और आतंकवादियों के बीच और फाइनल बात ये हुई कि 3 आतंकवादियों को छोड़ा जाएगा और 24 दिसंबर को ये विमान हाईजैक हुआ था 1999 में। 8 दिन के बाद 3 आतंकवादियों को रिहा किया जाता है। उन आतंकवादियों के नाम थे और वो कैसे आतंकवादी थे ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। पहला नाम सबसे कुख्यात मसूद अज़हर, दूसरा उमर सईद शेख, तीसरा मुश्ताक ज़रगर। इन तीनों को छुड़ाने के साथ-साथ आतंकवादियों ने ये भी कहा था कि हमें सुरक्षित रास्ता दो, जो कि हम अफ़गानिस्तान से निकल सकें। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो मौलाना मसूद अज़हर है, ये कौन था? ये एक आतंकवादी संगठन हुआ करता था पहले, हरकत उल मुजाहिदीन, उसका मुखिया हुआ करता था, उसमें काम किया करता था ये। बाद में इसने अपना जो है संगठन बना लिया, जो कि आज बहुत फ़ेमस है, आतंकवादी संगठन है, जैश-ए-मोहम्मद। जेईएम के नाम से इसको जाना जाता है। भारत पर बहुत सारे हमले इसने किए हैं। मसूद अज़हर क्यों खतरनाक है? क्योंकि उसने कश्मीर में बड़े-बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। युवा लड़कों को जिहाद के नाम पर ट्रेनिंग दिलवाता है। भारत में आतंक फैलाने के लिए बड़ी प्लानिंग करता है, इसलिए ये आतंकवादी है। अब इसने रिहा होने के बाद क्योंकि इसको जब रिहा कर दिया गया 1999 में, के बाद 2001 में इसने भारतीय संसद पर हमला करवाया। भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट की सूची में शामिल है ये। यहाँ से जाने के बाद इसने जैश-ए-मोहम्मद का जो है वो शुरुआत की थी। दूसरा नाम जैसा कि मैंने आपको बताया अहमद ओमर शहीद शेख, ये ब्रिटेन में पैदा हुआ था लेकिन मूल रूप से पाकिस्तानी। ये अपहरण किया करता था, फिरौती माँगा करता था, दबाव बनाता था अपना। ओमर शेख की खासियत ये थी कि ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ था। बहुत दिमाग का तेज था। अंग्रेज अंग्रेजी में बहुत माहिर था, बहुत तेज था। बहुत पढ़ा-लिखा होने के बावजूद भी कट्टरपंथ में शामिल हो गया और भारत आने वाले जो विदेशी हुआ करते थे, जो विदेशी भारत में घूमने आया करते थे, विशेषकर अमेरिका के या ब्रिटिश के नागरिक, उनको किडनैप किया करता था और उनसे जो है वो फिरौती वसूला करता था। इसको भारत की जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने पकड़ लिया क्योंकि ये एक बार विदेशी कुछ यात्रियों का अपहरण कर लिया था इसने। वहीं इसको जो है भारत के जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने पकड़ लिया था और जेल में बंद कर दिया। रिहा होने के बाद इसने क्योंकि 1999 में जब ये रिहा हुआ तो यूएस का एक पत्रकार था डैनियल पर्ल डैनियल पर्ल, उसकी हत्या कर दी गई थी इसके द्वारा। उसमें उस हत्या में ये शामिल था और ये अमेरिका और भारत दोनों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। तीसरा, मुश्ताक अहमद ज़रगर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया तीसरा आतंकवादी था। इसका उपनाम लाल किला आतंकी भी है। ये पहले
अ, अल उमर मुजाहिदीन एक आतंकवादी संगठन है, उसमें काम किया करता था, आज भी उसका हेड है। ये क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए स्थानीय युवाओं को हथियार देता है। बम, धमाके और हत्याएँ, पुलिस पर हमले, ये सब करवाता है। श्रीनगर में कई आतंकवादी हमले जो हैं इसके द्वारा करवाए। साथियों, कश्मीर में ग्राउंड लेवल नेटवर्क तैयार करके आतंकियों को छुपाने में भी ये मदद करता है। इसलिए पाकिस्तान में इसे बहुत महत्व दिया जाता है। रिहाई के बाद इसने पाकिस्तान जाकर के फिर से संगठन की शुरुआत की और कश्मीर में आतंकवादी जो भर्ती है उसको बहुत तेजी से बढ़ाया। ये आतंकवादी लगातार इसी तरह की गतिविधियों को जो है आगे बढ़ा रहे हैं और भारत के खिलाफ लगातार ऐसी जो है कार्रवाइयाँ ये करते रहे। ये पूरी इस विमान की कहानी थी साथियों। बाद में इस विमान को वापस लाया जाता है। वापस लाने के बाद इसमें एक यात्री, जैसा कि मैंने बताया, एक मौत इसमें हो जाती है। एक व्यक्ति को चाकू से रौंद दिया जाता है और बाकी सभी यात्री सही सलामत वापस आ जाते हैं। बीमार थे, डर का माहौल था, लेकिन धीरे-धीरे सभी लोग ठीक हो जाते हैं। ये कहानी थी साथियों। आगे भी मैं ऐसी ही कहानी आपको सुनाता रहूँगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई या मेरे द्वारा सुनाई गई ये कहानी आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानियाँ मैं हर वीकेंड पर आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँ। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।